नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि इस डर में कि कल टैरिफ लगेगा, टैरिफ का असर होगा, गिरना चाहिए था, गिरा भी है, लेकिन उस तरह का कोई इंटेंस सेल ऑफ तो नहीं है। हाँ, इंटेंस आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में, और वो ऐसा नहीं कि टैरिफ की वजह से, वो लगातार चल ही रहा है, तो उसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं आया। तो सेंसेक्स करीब करीब ½ % नीचे, निफ्टी करीब ½ % नीचे, निफ्टी बैंक ½ % नीचे, लेकिन बिकवाली है आज मिड कैप में 1% नीचे, स्मॉल कैप में 3/4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर भी है। एडवांस डिक्लाइन लगातार खराब था, खराब है अभी भी, 650 अंकों के आसपास की 650 शेयर तेजी में है और करीब करीब 1864 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। सो एडवांस डिक्लाइन की स्थितियाँ थोड़ी सी गंभीर ज़रूर है। आज थोड़ी बहुत खरीदारी मीडिया में है, लेकिन मेटल, पीएसयू बैंक, रियल्टी सबसे ज़्यादा प्रेशर में और सबसे ज़्यादा कैश मार्केट शेयर इन्हीं में ही है, मेटल में, पीएसयू बैंक में और रियल्टी में। इसीलिए सबसे ज़्यादा बिकवाली भी यहीं पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। एक अपडेट कि यूएस के ट्रेड ऑफिशियल इंडिया विजिट करेंगे 25 अगस्त को इस ट्रेड टॉक के ऊपर बातचीत करने के लिए, जो कि ऑलरेडी 50% लगाया जा चुका है। सो वर्स्ट आपके सामने 50 है, अब बेटर कितना तक जाता रहेगा वो आगे हम देख ही लेंगे। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रचित सर, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और अदरवाइज भी। और रचित सर आज माया नगरी में है, फाइनेंशियल कैपिटल कह लीजिए या फिर माया नगरी कह लीजिए, वो वही जाने कि वो वहाँ हीरो बनने गए हैं कि किसी एनालिस्ट से मिलने गए हैं, वो अभी थोड़ी हम उनसे पूछ ही लेंगे। तो रचित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मुंबई आज आप मौजूद हो, क्या हो गया, कोई खास वजह? किस साइड पर हो, फाइनेंशियल मार्केट की साइड से गए हो देखने के लिए या बॉलीवुड साइड को कुछ तलाशने गए हो, कोई अपॉर्चुनिटी? सर सुमित सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बिलीटेड हैप्पी बर्थडे। बर्थडे के थैंक यू दिन रचित सर। आपसे बात नहीं हो पाई थी और फाइनली अब मौका मिल गया, आपके दर्शन भी हो गए और आपसे बात भी हो गई। थैंक यू सर, सर थैंक यू। देखिए, जब आप सामने बैठे हो और आपके सामने आपके साथ अगर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये बोलूं कि मैं माया नगरी हीरो बनने गया हूँ, तो जितने दर्शक हैं वो और जितने पोस्ट शो जो यूट्यूब पे वीडियो देखने वाले हैं वो भी यही बोलेंगे कि भाई ये कुछ कॉन्ट्रा प्ले हो गया है यहाँ पे, ये कुछ नहीं अलग ही नहीं किस्म की नहीं स्क्रीन नहीं नहीं प्ले नहीं, है। एक सेकेंड रचित सर, बॉलीवुड में आदमी एक्टर, हीरो जो भी बनने जाता है वो शक्ल की वजह से नहीं जाता, वो एक्टिंग की वजह से जाता है। सो उसका लेना देना कुछ नहीं शक्ल से, बहुत ही खूबसूरती से अगर कोई एक्टिंग करता है तो वो बॉलीवुड का हिस्सा है, बहुत सीधी सी बात है। तो आप वहाँ पर एक्सप्लोर करने उस वाले काम पे गए हो कि कोई हिडन टैलेंट था, जैसे आप लॉयर हो, वो हिडन टैलेंट है, वो हमें भी नहीं पता था। ऐसे ही क्या पता आप एक्टर भी हो, जो हिडन टैलेंट हो हमें वो भी नहीं पता। आप एक्सप्लोरर भी हो, आप बाइक लेके माउंटेनियरिंग करते रहते हो, सो वो भी एक नया टैलेंट था। सो क्या पता ये भी एक टैलेंट हो, इसलिए मैंने पूछ लिया। अब सर ये टिपिकल जो आपका एक नेचर है ना, अभी आपने क्या किया है, आपने सामुराई सॉर्ड यूज करी है जो दोनों तरफ से चलती है। आपने एक ही बात में ये भी कह दिया कि लुक्स में तो खराब हो ही हो, वो तो जस्टिफाइड है। उसके साथ साथ आपने ये भी कह दिया कि भाई एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो, मेरे शो में आके भी तुम एक्टिंग ही करते हो। तो सर अब आपने सब कुछ कह ही दिया है। अब देखिए, लिटरली हालत ये है कि सर बॉलीवुड में तो नहीं मौका मिल रहा, बट जैसा कि आपको बताया भी था, हम लोग का यहाँ पे भी ऑफिस है और अभी मैं इनफैक्ट ऑफिस से बैठ के ही शो कर रहा हूँ। और इसीलिए आपको थोड़ा सा स्केड्यूल के लिए मैंने बोला था कि आपका शो के लिए ही आई एम वेटिंग, वो खत्म करके आई लीव फॉर द मीटिंग। अब सर आपको तो पता है, गरीब बढ़िया हर जगह अपना कटोरा लेके घूमता रहता है, वो वाली हालत है। अभी जा रहे हैं, ऐसी पैसे वाली नगरी में है, कटोरे में तो कुछ बहुत आ जाएगा तो बस लेके और फिर वापस चले जाएंगे। अच्छा, वो गरीब बनिया आपने बोला, ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया, याद आया मुझे भी अभी। क्या करना चाहिए उसका? भारत अनुमान लगाकर बैठा हुआ था कि 25 होगा, 50 कर दिया। लेकिन मतलब प्रॉब्लम यहाँ 25, 50, 100 से नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है कि आप कोई एक टैरिफ तो लगाओ, आप ताकि बाजार सर्टेन हो। बाजार को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है और यहाँ अनसर्टेनिटी ही चल रही है। इस चीज़ को लेकर मुझे इशू नहीं है कि टैरिफ 25 होगा, 50 होगा, 150 होगा, वो जो भी नंबर हो, लेकिन एटलीस्ट फाइनल तो वहाँ पर बाजार कंफ्यूज होकर बैठा हुआ है। सो क्या वही देख रहे हो आप भी मार्केट में? या क्योंकि सबको लगा ओवरनाइट, तो कल शाम को ही डिस्कशन था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 500 पॉइंट टूट जाएगा निफ्टी, हुआ तो कुछ नहीं है सच। और जो मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली हो तो लगातार चली रही है, उसमें कुछ नया नहीं है। सो क्या रीड कर रहे हो आप मार्केट्स में? सुमित सर देखिए, इसको ना हम थोड़ा अब ऐसे समझ लेते हैं कि ये जो टैरिफ आपके लगाए जा रहे हैं,
ये अल्टीमेटली यूएस में जो आपके गुड्स जा रहे हैं उन पे लगाए जा रहे हैं। यूजुअली हम लोग जब एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट के बिजनेसेस की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट मार्जिन समवेयर नियर बिटवीन से 20, 25, 30% मार्जिन पे अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जब आपने पहली बार 25% मार्जिन लगा दिया था, तभी आपने हमको एक वाइबिलिटी से बाहर तो कर ही दिया था। अब उसके आगे आप कुछ भी कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब मैं आपको एक ऐसा बेसिक एग्जांपल बता देता हूँ कि आपने मेरे यहां से बाल ना उड़ा दिए, अब यहां से बाल उड़ा दिए, प्रेजेंटेबल तो मैं वैसे ही नहीं बचा। अब उसके बाद आप कितना ही कुछ भी करते रहे, वो सिचुएशन वर्सन अप होती रहेगी, बट उससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेबल होने की सिचुएशन तो वहीं से खत्म हो गई, तो मेरी ट्रेड वाइबिलिटी वहीं पे खत्म हो गई। अब आप इसको 50 करना है 50 कर लीजिए, आप 75 करना है 100 करना है, वट एवर यू फील लाइक डूइंग इट। इस पर्टिकुलर मूवमेंट जो आज मार्केट में देखने को मिल रहा है, इसको मैं उस टैरिफ थ्रेट से ज्यादा ऐसे समझ सकता हूं, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी का मूवमेंट है, और हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी जो आपके बचे हुए 2.5 घंटा है उसमें मार्केट में रिकवरी आए, और कहीं ना कहीं जो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो पिछले वीक से मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को अपडेट किए जा रहा हूँ, 24,450 के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है फॉर मार्केट टू सस्टेन। और सर इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, अभी हमने इंडिया की बात सुनी थी कि टैरिफ लगा दिया है। अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसी भी न्यूज अपडेट आई थी कि जापान पे भी उन लोगों ने टैरिफ और बढ़ाने की बात कर दी है। फिर एक फ्लिप साइड न्यूज आई है कि अभी बातें ये भी हो रही हैं कि ट्रम्प साहब और पुतिन साहब की भी कोई मीटिंग की बातें चल रही हैं। अब वो होती है, कैसे होती है, क्या होती है, इसको सर मैं दो तरीके से रीड कर सकता हूँ कि इन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, इंडिया एक अच्छे बच्चे की तरह बोलने चला गया कि साहब मेरे होमवर्क में आपको इश्यू दिख रहा था, तो इन लोगों ने भी तो होमवर्क सही से नहीं किया था, आपने इनको मार्क्स पे और इनको पनिशमेंट क्यों नहीं दिया। तो ट्रम्प साहब या तो उस बात को लेके और सब पे ही टैरिफ लगाने वाले हैं, अगर ऐसा करते हैं तो जो वो इंसैनिटी अपनी बार बार प्रूव कर रहे हैं उसको एनहांस करने वाले हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पे ही क्राइसिस आने वाला है। अब वो नहीं अगर होता है और रशिया के साथ कोई बातचीत हो जाती है, और जैसे कि हम पहले भी देखे हैं, उनका एक वो बोलते हैं ना, टैको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, क्योंकि ये आपका जो 50% अब टैरिफ हो जाएगा, इसके लिए भी उन्होंने बोला 27 अगस्त से होगा, तो आपको टाइम दिया है। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोदी जी जो पिछले, या हमारी जो गवर्नमेंट है जो पिछले एक सप्ताह से नहीं समझ पा रही है कि कितना पेन हो सकता है, उनको थोड़ा समझने समझाने का और टाइम दे दिया है। तो सर ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन रही है, बट ऑलरेडी जो आपका 25% टैरिफ है ना, उसने अराउंड 53% ट्रेड को प्रॉब्लम में डाल दिया है, जो आपकी यूएस के साथ होती है। जबकि आपको एक और चीज देखनी होगी सर, कि जो आपके टैरिफ में अभी आईटी नहीं आ रहा है, अभी मेटल नहीं आ रहा है, फार्मा नहीं आ रहा है, चिप नहीं आ रहा है, एंड इफ आई एम करेक्ट टू एन एक्सटेंट ऑटोमोटिव में भी कुछ और टिंकरिंग है। तो इन सेक्टर्स को अलग करने के बावजूद जो आपका गारमेंट्स का और जेम्स एंड ज्वेलरी का जो सेक्टर है, उसी पे जो 53% आपका टोटल टर्नओवर का पार्ट है यूएस के साथ, वो इम्पैक्ट हो चुका है। तो अगर हम ये पूरा कैलकुलेशन फैलाते हैं ना, जितना डैमेज उनको करना था वो 25 बेसिस पॉइंट पे कर चुके हैं। अब इससे आगे आप कुछ भी करें, बहुत ज्यादा सेंस बनने वाली चीज नहीं दिख रही है, एक सिर्फ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो थोड़ा बहुत आ रहा है। बट मार्केट्स हमारे जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं इसको थोड़ा सेंसिबली हैंडल कर लेंगे। तो बाजार को आप कैसे देख रहे हो इस सिचुएशन में? निफ्टी आज रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन उस तरह का रिएक्शन नहीं है। निफ्टी बैंक में भी बहुत कोई रिएक्शन नहीं है। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपको मिड कैप स्मॉल कैप में है, क्योंकि कहीं में पढ़ रहा था कि जो टैरिफ लग रहा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन टैरिफ बहुत हद तक स्टॉक स्पेसिफिक भी तो होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर ज्वेलरी पे लग गया तो सारी कंपनियों में इंपैक्ट आएगा, किसी एक पर आएगा, दो पर आएगा, और वो भी किस इंटेंसिटी का आता है उस पर डिपेंड करता है। सो बाजार अभी तो ब्लैंकेट तरीके से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक कैसे देख रहे हो आप? सर देखिए, निफ्टी के लिए जो लेवल है, बस इसके लिए मैं इसको देख भी रहा हूँ, और ऊपर वाले से बस एक ही प्रेयर है मेरी कि 24,450 के ऊपर ही क्लोजिंग कर दे, क्योंकि सर उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है ना तो प्रॉब्लम एरिया है। मतलब जो एक आप देखें ऑल थ्रू आउट, पिछले वीक भी जब हमने बात करी थी तब मैंने कहा था कि अब इनको जो करना था कर दिया ना, वर्स्ट इज बिहाइंड अस। वो वाली सिचुएशन तभी मेंटेन होती हुई लिखती है जब 24,450 के ऊपर क्लोजिंग करता है। अगर मार्केट 24,450 के ऊपर क्लोजिंग कर जाता है तो आई बिलीव वही रेंज जो हम देख रहे थे, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, कभी भी आपको देखने को मिल सकती है 24,800 850 लेवल्स तक। और समझ सर, एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा
कि पिछले 3-4 बार हमने देखा था कि 24,450 के लेवल्स के बहुत पास आके निफ्टी ने एक रिबाउंड दिखाया था, और उस रिबाउंड में मतलब मई जून में ही आप देखें और जुलाई में भी कुछ कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं, वहां से जो बाउंस बैक आया था ना, वो ऑड 2.13% से अराउंड 2.98 जाने 3% तक का भी निफ्टी ने रिबाउंड दिखाया था। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज शाम की मीटिंग के बाद ऐसा कोई अनाउंसमेंट आ जाए या कुछ हो कि एक रिलीफ रैली आपको देखने को मिल जाए, बट फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 24,450 के ऊपर मार्केट बंद हो। बैंक निफ्टी को आप देखें तो बैंक निफ्टी भी जिस तरीके से कल आरबीआई की पॉलिसी आई थी, मुझे नहीं समझ में आया था एट द वेरी फेस इफेक्ट कि क्यों एक्सपेक्टेशंस हम लगा के बैठे हुए थे कि बैंक में कुछ रेट कट आना चाहिए, जबकि मल्होत्रा साहब ने अपने पहले ही पॉलिसी जो दी थी उसमें प्रॉपर रेट कट करके और सारी सिचुएशन ठीक कर दी थी, और अभी उस तरीके से मार्केट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बैंक निफ्टी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और मैं समझता हूं कि बैंक निफ्टी आपका जब तक 55,000 के ऊपर मेंटेन करता है क्लोजिंग बेसिस पे, यहां से एक बाउंस बैक आ सकता है जो इसको 55,850 56,000 तक भी लेके जा सकता है। नॉट दैट मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आप इसमें प्लस पोजीशन बना लें, मैं आपको यही बोलूंगा वॉलेटाइल मार्केट है, जो पोजीशन है उसको मेंटेन करें, और इन दो लेवल्स को हमें खासा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये दो लेवल मेंटेन हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में आपको एक रिबाउंड भी देखने को मिल सकता है। ये मल्होत्रा साहब वो आरबीआई गवर्नर वाले मल्होत्रा साहब हैं। अच्छा, एक बार जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। जो सेलेक्टिव बाइंग उसमें हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स के बाद चला, एचडीएफसी लाइफ चला हुआ है, आईटीसी चला हुआ है, जेएसडब्ल्यू स्टील चला हुआ है। आज गिरने वाले शेयरों की बात किया तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर जहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें अदानी पोर्ट है, अदानी एंटरप्राइजेज है, जियो फिनेंस है, टाटा मोटर्स है, जहाँ पर दबाव है। इसके अलावा आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में आज सबसे ऊपर नाम आता है कोफोर्ज का, टाटा पावर का, लुपिन का, परसिस्टेंट का, जहाँ पे खरीदारी है। आज गिरने वाले शेयरों में मिड कैप में जो प्रेशर देखने को मिल रहा है उसमें प्रोबेबल नामों में सबसे पहले नामों में आता है बीएचईएल नंबर्स के बाद, कंटेनर कॉर्प, सुजलॉन, भारती हेक्सा, लगातार दूसरे इन सेलिंग यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज स्मॉल कैप साइड पर खरीदारी है आईटीआई में, सीईएससी में, एफएसएल में, नैटको फार्मा में। और गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो आज प्रेशर है गॉडफ्रे फिलिप्स में, रिलायंस पावर में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में और इरकॉन में, जहाँ पर बिकवाली है। कुछ और नामों में रचित सर जो थोड़ी बहुत बाइंग है उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन थोड़ा बहुत चल रहा है। मिसाल के तौर पे कल एशियन पेंट चला, आज एचडीएफसी लाइफ चल रहा है। इनको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए सर, आप इसको ऐसे भी समझें कि प्रैक्टिकली जब हम ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड्स वाले जितने भी स्टॉक्स हैं, अब वो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर में देखने को मिलेंगे। और ये बहुत टाइम से जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है वो उस तरीके से स्टॉक्स नहीं परफॉर्म कर रहे थे। अब फाइनली जो फंड फ्लो आ रहा है वो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आ रहा है, और इसके पीछे सुमित सर एक और चीज हम देख सकते हैं कि जो रिजल्ट्स आए थे अभी, उसमें इन लोगों ने ये भी बात करी थी कि सेकंड क्वार्टर में इतना आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा जितना हम सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब हम फेस्टिव सीजन में जाएंगे और सारी चीजें होंगी। मैं समझ रहा हूं उसके पहले ये जो आपको बाइंग देखने को मिल रही है, जो भी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनको ये थोड़ा सा सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहा है, और एक ग्रोथ के लिए भी एक हमें, क्योंकि हमारी इंटरनल ग्रोथ स्टोरी पे डिपेंडेंट है, तो एक वो भी ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते ये चल रहे हैं। बट इनमें अभी एट द वेरी बेसिक ट्रेडिंग बेट नहीं, आप अगर इन्वेस्टमेंट्स के लिए लेवल्स देख के अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। तो ये आपको एक राय दी गई है उन शेयरों पे जहां पर आज थोड़ी हलचल देखने को मिली, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी वाली कंपनियों पे। अब आते हैं जरा सवाल जवाब के सिलसिले पर और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों के सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी रचित सर से कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं किसी भी शेयर को लेकर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, और इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब इनके ज़रिए भी आप कमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। पहला सवाल और साथ साथ मेंबरशिप प्लान भी आपकी स्क्रीन पर आएगा जिसके ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास आया है उसमें 850 शेयर ले रखे हैं रवि साहब ने। इन्होंने SJVN के शेयर ले रखे हैं 102 रुपये के दाम पर। तो करना क्या चाहिए इसमें? सर ये मतलब मुझे कोई हिडन बात तो नहीं लगी जिस तरीके से आपने रवि साहब कही, नहीं नहीं बट नहीं, वो रवि साहब नहीं है, ये दूसरे रवि साहब है। देखिए इन्होंने थोड़ा सा हायर लेवल पे ले रखा है,
और अभी आप देखिए सर, जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, अभी आपको फर्दर डाउनसाइड देता हुआ ये दिख सकता है। तो क्योंकि इन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है, मैं इनको बोलूंगा अभी फॉर द टाइम भी इनको कुछ भी नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी अच्छा सा ये करेक्ट कर चुका है। और मैं समझता हूँ मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते जहां भी आपको अराउंड 85 लेवल्स इसमें पोजीशन बनाने का मौका मिले, वहां और अगर आप एवरेज करने के माइंडसेट में हैं, तो डेफिनेटली उन लेवल्स पे आप एक बार अपना एवरेज के लिए पोजीशन ले सकते हैं। और फिर जो वो पोजीशन लेंगे अराउंड 102 रुपीज के आसपास, उसको डिप्लॉय कर देंगे। ऐसे करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आएंगे। और फिर सर इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मीडियम टर्म के लिए आप वेट करेंगे तो ये आपको 122 रुपए 122 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। बट लोअर लेवल पे जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप चाहें तो वहां पे एवरेज जरूर कर सकते हैं। ओके, सिद्धार्थ नाथ साहब का एक सवाल है जो कि हमारे मेंबर भी हैं। ये पूछ रहे हैं कि एबी कैपिटल और जीएम फाइनेंशियल ये बाय करने की इच्छा रख रहे हैं छोटी या मध्यम से लंबी अवधि के लिए, क्या किया जाए इन दोनों में? सर एक एक करके दोनों स्टॉक्स ले लेते हैं। पहले ये एबी कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो देखिए एबी कैपिटल बहुत टाइम से नहीं चला था और फाइनली अब इसने परफॉर्म करना चालू कर दिया है। जिस तरीके से चल रहा है, मैं इनको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा इसमें अभी इनको वेट करना पड़ सकता है। अभी एक रनअप के बाद ये कूल ऑफ कर रहा है और आई बिलीव 256 या 254 लेवल्स पे अगर ये आता है तो यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक पे करें। बट इसमें मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा सर, जिस तरीके से इसने अपना पूरा चार्ट बनाया है, इसमें बाइंग थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, प्राइसिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। और इसकी जो बाइंग है वो फाइनल लेग आपको 228 तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए अगर आप मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन इसमें देख रहे हैं। तो हर 2-4 रुपए 5 रुपए के डाउन साइड पे 10 से 15% पोजीशन अपनी इंक्रीज करके एक ढंग का एवरेज इनका क्रिएट हो जाएगा। फिर अगर ये मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो मैं समझता हूं कि अभी इसमें आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है, जिसके लिए पहला लेवल होगा आपका 298 का और फिर ये जा सकता है 324। तो इन दो लेवल्स के लिए आप चाहें तो लोअर लेवल्स पे आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अब जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज पे सर जिस तरीके से हम आते हैं, इसमें जेएम फाइनेंशियल में एक और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है सर, जो मैं इनको बताना चाहूंगा। जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो थोड़ी सी एक स्ट्रेच लग रही है। और इसका चार्टिकल पैटर्न्स भी अगर हम देखें तो ये यहाँ से अभी और कूल ऑफ होता हुआ ही दिख रहा है। तो मैं इनको कहूंगा यहाँ पे कुछ भी ना करें, एक बार इसको आने दें 142 लेवल्स पे। 142 लेवल से अगर ये अपनी खरीदारी चालू करते हैं इससे 118 तक, इसमें भी स्टैगर्ड मैनर में आपको क्यों बोल रहा हूँ कि सर हो सकता है मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते इसमें इस तरीके का आपको मूवमेंट देखने को मिले। फिर वहां पे मीडियम टर्म के लिए होल्ड करके आप आराम से वापस जब 164 लेवल्स पे आता है और उसके बाद 178, इन दो लेवल्स पे अपनी एग्जिट ढूंढ सकते हैं। अगर आप दोनों स्टॉक्स पे कंपैरिजन बोलेंगे तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एबी कैपिटल थोड़ा ज्यादा बेटर पोजीशन लग रहा है जेएम फाइनेंशियल के कंपैरिजन। तो आपको एक राय दोनों स्टॉक्स को लेकर दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। कुछ और सवालों में एक सवाल आया है उदय सिंह साहब का। ये पूछ रहे हैं अदानी पावर 598 की बाइंग है, इसमें ये क्या कर सकती हैं? नंबर भी आए हैं और बोनस स्प्लिट भी आ गया है और पूरा अदानी ग्रुप धराशायी भी आज, चाहे अदानी पोर्ट हो, एंटरप्राइजेज हो, बाकी कंपनियां हो, क्या किया जाए? सर देखिए पावर, एक तो दो चीजें एक साथ लग गई हैं, एक तो अडानी और एक पावर। सर पावर नहीं परफॉर्म कर रहा है और देखिए पूरा सीजन हमारा निकल गया, पावर का कोई भी स्टॉक उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जो कि हम कहीं ना कहीं देख रहे थे। और उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये भी मान सकते हैं, अर्ली रेंज जो सेट इन हो गई, तो वो जो पीक गर्मी में पावर डिमांड की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुई। अब इन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है, बट मैं अभी भी बोलूंगा कि यहाँ पे इसमें भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जिस तरीके से अभी नीचे जा रहा है, हो सकता है आपको एक बार 522 तक के लेवल्स दिखाए। उन लेवल्स पे आप चाहें तो एवरेज करें, अभी नहीं। और अगर रिवर्सल आता है तो ऑन अ सेफर साइड मैं इनको ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि टिल द टाइम ये 624 रुपए के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, ये एक ट्रेंड अपना नहीं बदलेगा। तो जहां भी हायर साइड पे इनको 600 610 रुपए या 616 रुपए तक की रेंज मिले, एक बार एग्जिट कर लें। 624 का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक राय अदानी पावर को लेकर।
श्रीओम दलाल साहब का एक सवाल आया है रैमको सीमेंट पर। इन्होंने खरीदारी करने की इच्छा जताई है, क्या करना चाहिए? सीमेंट में जेके अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है, अल्ट्राटेक भी रिसेंटली बना के गया है, क्या करा जाए इसमें? सर देखिए, अब बात यही है ना कि हम पिछले 2 वीक से अपने शो में डिस्कस कर रहे हैं जिस तरीके से सीमेंट सेक्टर अब एक पूरा का पूरा अपना एक चेंज कर रहा है परफॉर्मेंस। और अब मैं समझ रहा हूं आने वाले समय में आपको सीमेंट सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। आई एम सो सॉरी, मैंने इसका रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है, दो इसका रिजल्ट कल आ गया था। और मैं समझ रहा हूं अभी जो रिस्पॉन्स है ये कहीं ना कहीं उस रिजल्ट के बाद एक परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहा था, बट थोड़ा सा नीचे आ गया है। इन्होंने सर पोजीशन बना ली है या बनाना चाह रहे हैं? ये बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, बनाना चाह रहे हैं तो मैं इनको बोलूंगा कि नहीं सर, सॉरी अगेन एक गलती। इसका रिजल्ट आया नहीं अभी, इसका रिजल्ट आने वाला है, आज ही एक्सपेक्टेड है। तो मैं बोलूंगा एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप देखें, क्योंकि जिस तरीके से चार्टिकल पैटर्न्स है और इसने जो रनअप किया है अभी ये एक बार नीचे आता हुआ दिख रहा है, वहां पे ज्यादा बेटर प्रोपोजिशन होगा अपनी पोजीशन बनाने के लिए। 1080 1080 के लेवल्स पे अगर आपको ये देखने को मिलता है वहां पे आप पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं। बट रिजल्ट्स के बाद, अगर रिजल्ट्स के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको पोजीशन बना के रखनी चाहिए तो जरूर आप उसी लेवल पे बनाएं। और अगर मान लीजिए कि रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे आ जाते हैं तो एक और लेवल सुझा देता हूं मैं आपको, वो होगा 1180 1180। इसके ऊपर अगर ये पर्टिकुलर काउंटर पोस्ट रिजल्ट्स अच्छे रिजल्ट्स के बाद ब्रेकआउट देता है तो वहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। और फिर जो इसका लेवल आता है वो आता है 1236 और उसके बाद 1262। इन दो लेवल्स के लिए ब्रेकआउट पे या डाउन साइड पे आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो रैमको को लेकर आप क्या रणनीति रखें, इसके ऊपर आपको रचित सर एक अपनी राय दे रहे हैं। इसके अलावा एक और सवाल आया है STL, मेरे ख्याल से ये स्टरलाइट टेक की बातचीत हो रही है। 1000 शेयर ले रखे हैं उन्होंने 124 रुपए के दाम पर, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस लेकर चलें? सर ये आई थिंक इनका लास्ट वीक भी ये सवाल आया था और इन्होंने 124 रुपए के भाव में ले रखा है। अब देखिए एक टर्न अराउंड स्टोरी तो दिख रही है इसमें। और सर आपके चैनल के माध्यम से ही एक बार इसने ब्रेकआउट दिया था 106 के ऊपर, तब से हम इसमें एक बुलिश स्टांस अपना मेंटेन कर रहे हैं। अब आपने पोजीशन ले रखी है, पोजीशन मेंटेन करें। जिस तरीके से ये चल रहा है बहुत जल्दी आपको 140 140 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं तो 158 से 164 की भी एक रेंज है जो आपको देखने को मिल सकती है। अब हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो देखिए इनकी बाइंग प्राइस थोड़े से हायर लेवल पे है इन कंपैरिजन टू द स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस सर थोड़ा नीचे आ रहा है। स्टॉप लॉस इनका जो आ रहा है वो आ रहा है 112 रुपए। 112 रुपए के नीचे अगर ये डिसाइसिव क्लोजिंग करता हुआ दिखता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो इनको एग्जिट बोलूंगा। अदरवाइज फॉर द टाइम बीइंग बने रहें। और अगर ये लंबी अवधि के निवेशक हैं तो मैं बोलूंगा कि दोनों जो आपको टारगेट्स दिए हैं उन पे भी आप ना निकलें। एक बार वो लेवल्स आ जाएं फिर आपके शो के माध्यम से हमारे साथ रिकनेक्ट करें, हम नए लेवल्स भी आपको सुझा देंगे। ओके, अदानी ग्रीन 480 रुपए के दाम पे अनिल लोहान साहब ने ले रखा है, 800 शेयर है, करना क्या चाहिए इसमें? अडानी ग्रीन इन्होंने ले रखा है 914 रुपए, 800। सर 480 800 के दाम पे समथिंग। 800 शेयर। सर देखिए 880 के दाम पे 800 शेयर ले रखे हैं और नहीं अडानी नहीं, ग्रीन को 480 के दाम पे 800 शेयर। 480 के दाम पे। हाँ अडानी ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं ना सर? जी जी, इन्होंने लिखा तो वही है। 908 रुपए चल रहा है अभी ये। तो मैं मे इनको भी एक ही पुरानी चीज खरीदारी। बोलूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा सर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने जिन लेवल्स पे ले रखा है सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी अभी एटलीस्ट जितना भी आपके पास क्वांटिटी है उसका 40% तो यही ऑफलोड कर दें, क्योंकि ऑलरेडी आपको अच्छा एक प्रॉफिट कमाने को मिल रहा है। आपने इसको पहले कंसिडर नहीं किया, पहले आप शो के माध्यम से हमें सवाल करते तो हम हायर लेवल से भी आपको यही बात बोलते। अभी अगर आप इसको देखेंगे नियर टर्म में कोई मैजिक होता हुआ नहीं दिखेगा। और सुमित सर अगर आप भी इसके चार्ट को देखें तो मैं समझता हूँ एंड ऑफ जनवरी से अभी तक ये लोअर लेवल्स पे एक बेस फॉर्मेशन ही कर रहा है और अभी यहाँ पे थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकता है। इसमें अभी कोई ब्रेकआउट आता हुआ एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रहा है। ब्रेकआउट के लिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये 1100 रुपीज के ऊपर ट्रेड करना चालू करे।
उसके बाद आपको कहीं ना कहीं 1324 और फिर मीडियम टर्म में 1756, बट वो अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से ये चल रहा है, हो सकता है ये आपको लोअर लेवल पे भी ट्रेड करता हुआ दिखे, और लोअर लेवल जो है वो 782 778 तक के निकलते हुए आ रहे हैं। आपने एक अच्छी प्राइस पे ले रखा है, प्लीज 40% आप यहाँ पे ऑफलोड करें। फिर आपको जो दो लेवल्स दिए हैं उन पे रिमेनिंग 60% कर लें। क्योंकि सुमित सर, हमेशा से मैं एक ही चीज कहता हूँ, नोशनल प्रॉफिट पे मत जाइए। जो प्रॉफिट आपका बुक हो जाता है वही आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। तो प्लीज, लोअर लेवल पे आया है मगर यहाँ पे बुक कर लें तो बेटर रहेगा। तो लोअर लेवल पर आया है आप पर, लेकिन कुछ पैसा लेकर निकल जाइए, इसमें कोई हार्म नहीं है। आपको दोबारा शायद मौका मिल जाए नीचे कहीं एंटर करने का, लेकिन अभी तो आप यही निकल सकते हैं थोड़ा बहुत पैसा लेकर। ट्रेंट के शेयर हैं दीपक गुप्ता साहब के पास और वो 2 साल से होल्ड कर सकते हैं। अब वो एक सवाल उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ट्रंप साहब को सीरियसली लेना चाहिए, और अगर हाँ तो किन सेक्टर्स में दूर उनको सीरियसली लिया जाए और किन से ना लिया जाए। ये सवाल मेरा भी इनफैक्ट कि क्या ट्रंप साहब को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी सूरत में उनका जो कार्यकाल है वो 3 साल ही रहेगा, उसके बाद तो फिर वो बदल ही जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करें? सर पहले तो ट्रेंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो दूसरा सवाल है उसका जवाब आपको पता ही है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सर ट्रेंड की बात करें, अभी रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं एट द वेरी फेस ऑफ इट। और जो कि हम कह रहे थे सर कि अब आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम फेस्टिव सीजन अप्रोच करेंगे, आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा हमारी डोमेस्टिक डिमांड में। और मैं समझता हूं अभी आराम से होल्ड करें, जिस तरीके से ये चल रहा है 5725 का पहला लेवल होगा। उसके बाद मीडियम टर्म में आपको लेवल देखने को मिल सकता है 6220। और अगर आप लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपने सवाल भी किया है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं तो आपको ये 7400 लेवल्स भी दिखा सकता है। एक उमदा स्टॉक, उन्दी पेडिग्री, और जो सेक्टर है वो भी अब एक रिवाइवल का पूरा इंडिकेशन दे रहा है। तो अब इसमें पोजीशन बना के रखें, इसको देख के ऐसा लगता है वर्स्ट इज ओवर। अब सर बात आ जाती है ट्रम्प साहब की और उनको सीरियसली लेने की। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, कुछ कुछ उनकी जो ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं, या सुगबुगाहट जो है दुनिया में, मेरे को लग रहा है शायद वो खुद को भी सही तरीके से ना सीरियसली ले नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर खुद को भी सीरियसली ले रहे होते ना तो ये सब हरकतें नहीं कर रहे होते, जो हरकतें वो कर रहे हैं। मतलब अब उनको देख के ऐसा क्या लगता है कि वो सुबह जब उठते हैं कि अगर मैं राइट साइड से उठूंगा तो आज मैं वर्ल्ड के इस पार्ट पे हैमरिंग करूंगा, और लेफ्ट साइड से उठूंगा तो इस पार्ट पे हैमरिंग करूंगा। कुछ कहीं सैनिटी नहीं है सर। और मैं जो पहले भी आपके शो के माध्यम से बोल चुका हूं कि ये तो 2-3 साल का जो एक तकलीफ है ये दे ही रहे हैं। हो सकता है उनके पहले उस 2-3 साल के टेन्योर में भी ये कहीं इम्पीच कर दिए जाएं, या ऐसी कोई सिचुएशन आए कि इनको आप बाहर कर दें। इनका खुद का देश इनसे दुखी है। अब आप देखें सर, जिस तरीके से आपने देखा होगा वो एप्पल के अनाउंसमेंट्स आए थे, उसमें उन्होंने क्या किया है कि अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया है यूएस के अंदर। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में सर वो ग्लासेस मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं, वो आज भी फोन नहीं बना रहे। और ट्रम्प साहब उन वीडियोस में ऐसे दिख रहे थे जैसे मैंने बोला था इसलिए किया था। सर वो लॉजिक ही नहीं समझ पा रहे हैं कि स्मार्ट प्लेयर्स किस तरीके से प्ले कर रहे हैं। तो वो खुद अपने आप को सीरियस नहीं ले पा रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है, उनका देश भी उनको सीरियसली नहीं ले पा रहा है। यहां तक कि आप देखिए जेरेमी पोवेल साहब के साथ भी जो उनके रिलेशनशिप है वो जग जाहिर है। तो सर बिल्कुल सीरियस नहीं ले लेना चाहिए। और अब मैं एक चीज और बोल देता हूं सर, जिस तरीके से पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, एक लंबी अवधि के निवेशक को जिसको भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है, उसको भारत की ग्रोथ स्टोरी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसा कि अभी आप ये भी बोल रहे थे सर कि कुछ कुछ ऐसे सिलेक्टिव स्टॉक्स में सेलिंग आ रही है जो डायरेक्टली ट्रम्प के इस टैरिफ से प्रॉब्लम में आ रहे हैं सर। मगर आपकी डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी जो है ना वो नहीं जा रही कहीं भी। सीमेंट कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूएस में किस तरीके का आपका टैरिफ लग रहा है। जो हमारे डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी है, हमारे भारतीय एयरटेल को फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे जियो को फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ा सा डीप डाउन अगर स्टडी करते हैं तो वो स्टॉक्स जो वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे हैं, जिनके आपको ग्रोथ आगे दिख रही है, आप उसमें बेधड़क इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे ढंग की पेडिग्री के करें। कल को अगर मार्केट करेक्ट भी करता है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स मार्केट के करेक्शन के साथ थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं, मगर बाउंस बैक अच्छे से करेंगे। तो अगर आपको इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे कॉन्फिडेंस है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे ही इन्वेस्टमेंट करें।
और ट्रम्प साहब को अपना पलंग का साइड चूज करने दें, उनको टैरिफ का डंडा अपना जैसे चलाना है वैसे चलाने दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक वो बोलते हैं ना सर, इतना भी मत डराइए कि डर से डर ही खत्म हो जाए। अब ट्रम्प साहब की वो पोजीशन आ चुकी है। इसीलिए रशिया के साथ आप ऑयल ट्रेड के लिए इतना बोल रहे थे, बट डोवेल साहब तो पहुंच गए हैं, वो मॉस्को में बैठे हैं। और बातें आ रही हैं कि आपके जयशंकर साहब भी जा रहे हैं रशिया और बातें आगे बढ़ाने के लिए। सर धीरे धीरे खत्म हो रही पूरी सिचुएशन, कुछ बहुत टाइम का पेन और है, फिर खत्म हो जाएगा, फिर सब अपने हिसाब से चलेगा, तो कोई एक टेंशन वाली बात। एक चीज पूछना था मुझे रचित सर आपसे। 2008 की मंदी आपने देखी ही होगी, उससे भयावह मंदी मेरी याददाश्त में तो मैंने नहीं देखी। वो बहुत भयावह मंदी हुआ करती थी। उस समय आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम सुना था क्या कभी? सर एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम थोड़ा थोड़ा क्योंकि ना कुछ कुछ लोग थे और सारे कुछ कुछ बातें होती थी, तो ही वॉज मोर ऑफ अ जोकिंग पैक टाइप। एक कुछ कुछ चीजें उनकी आती रहती थी, कुछ 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 बातें वो करते थे। क्योंकि कई कबार सर यूएस के कुछ कुछ लोगों से सुनने में आता था, मतलब इतना सीरियस इशू हो जाएगा और ये ऐसे कांड करने वाली सिचुएशन में होंगे, ऐसा तो नहीं सुनने में आता था। बट हम यहाँ पे जब बातें करते थे ना हमारे प्रिय अनिल अंबानी जी की, तो वहां की भी कुछ कुछ ऐसी बातें आती थी। बट इतना बड़ा नाम तो नहीं सुना था सर, इतना बड़ा थ्रेट तो नहीं पता था। वरना जो कुछ बहुत खुशियां बनाई थी उनके प्रेसिडेंट बनने पे, वहीं से हमें समझ में आ जाना चाहिए था कि ये खुशियां बनाने लायक आदमी तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, इनका नाम तो मैंने तब से सुना है जब ये होम अलोन मूवी के अंदर बतौर एक्टर आए थे। ये रेसलिंग में भी आ चुके हैं, तो वहाँ भी सुना, तो नाम इनका था मैंने। लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पर इनका नाम 2008 की मंदी में कहीं नहीं था। सो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करो तो आज उस बात को 16 साल हो गए। 16 साल बाद कोई आदमी इस तरह के फैसले लेने लग जाएगा, तब तो किसी को पता भी नहीं था। सो ठीक है, जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो कुछ भी हो सकता है, वो तो छोड़ ही दो आप। नहीं नहीं सर, एनीवेज, लेकिन हाँ। आप ऐसे समझ लीजिए ना, इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक बेसिक बात बोलता हूं। आज के टाइम दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा आपके देश पे है, ठीक है? अगर आप टैरिफ लगाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेट कट नहीं कर पाएंगे, रेट कट नहीं कर पाएंगे, जो कर्जा है उसका पैसा तो आप ही को देना है, आप ही की अर्निंग में से देना है, आपके ही टैक्स कलेक्शन में से देना है। आप किस तरीके से बोल रहे हैं कि ये टैरिफ को आप बढ़ा के, और वो जो आपका एक शगुफा आपने छोड़ रखा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सर कोई सेंस नहीं बन रहा है। ही इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। और सर एक आप ही के चैनल के माध्यम से कल मैं विवेक सर के साथ शो कर रहा था, और वहां पे उन्होंने पूरा दिया था कि कितना टैरिफ कौन सी कंट्री लगाती है। सर इंडिया लोअर ब्रैकेट में आती है, उसके बावजूद, मतलब यूरोपियन ब्रैकेट हमारे से बहुत ज्यादा हायर है, उसके बावजूद वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो सर ना तो उस टाइम मैंने ये भी कह दिया था कि शायद इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 4.6 5.4 से बड़ा नहीं छोटा होता है। तो सर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनकी समझ से अब हमें नहीं चलना है, इनको जो बोलना है बोलने दे। हमें सिंपल फिलोसफी फॉलो करनी है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी के स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदने, इनको जैसे जो करना है करें। आगे बढ़ते हैं। खैर, ये टॉपिक बहुत लंबा डिस्कशन ले जाएगा कि क्या लॉन्ग टर्म में कितना रिलेवेंस है इस बात की या नहीं है। एक सवाल आया है, आरएस कंपनी, ये हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर हैं 1470 रुपये के दाम पर, 1000 शेयर ले रखे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? सर कुछ नहीं करना चाहिए। और प्रैक्टिकली मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज की नाम आती है, आई एम प्रीटी श्योर सारे दर्शक जानते होंगे कि मैं क्या सोचता हूँ। और सर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अभी क्यों मैं इनको बोल रहा हूँ कुछ नहीं करना है, क्योंकि दो मैं ये बात बहुत कम बोलता हूँ, बट सर पहले भी आपके शो के माध्यम से ये बात मैं बोल चुका हूँ। जिस तरीके से ये पोस्ट रिजल्ट मूवमेंट कर रहा है, अभी आपको फर्दर डाउनसाइड आता हुआ दिख सकता है। और वो जो डाउनसाइड है वो कहीं ना कहीं आपका 1300 लेवल्स या 1268 तक वापस इसको लेके जा सकता है। अब इन्होंने 1000 शेयर ले रखे हैं, इनको मैं बोलूंगा यहां कुछ भी ना करें, 1300 रुपए के आसपास आता है, वहां पे चाहे तो पोजीशन बढ़ाए, नहीं चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पोजीशन को बस मेंटेन कर लें। और ये मैं क्यों कह रहा हूं सर, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये मूव कर रहा है, थोड़ी सी सिचुएशन आप क्लियर होने दें, क्योंकि रशिया से ये भी अपना ऑयल लेकर आते हैं और वो भी प्रेशर है जो इनके ऊपर किसी किस्म का बना हुआ है। तो अभी फॉर द टाइम भी इसको दूर रखें। बहुत अच्छी पेडिग्री है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में इसका नाम आता है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। जब सिचुएशन थोड़ी सी सुधरती हुई दिखेगी, मार्केट थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखेगा, ये वापस अपने पुराने लेवल्स पे जाएगा ही जाएगा।
और इनको मैं एक और चीज बोल देता हूँ कि 15-20-15-40 लेवल्स पे भी अपना प्रॉफिट बुक ना करें। उन लेवल्स पे जब ये जाता है तो एक ये नए ट्रैजेक्टरी की तैयारी कर लेगा, जिसको ये 1680 1720 लेवल्स तक भी जा सकता है। तो इतने बड़े शेयर को इतने छोटे प्राइसिंग में कुछ नहीं करना, लो लेवल पे लेना है तो थोड़ा बहुत ले लें, और हायर लेवल जब आएगा तब चाहें तो एग्जिट करें, वरना बने रहें।